नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब लोग? बच्चों, आप सबको पता है कि हमने एक प्लानिंग के तहत ये सीरीज शुरू की है। हमारे पास 45 दिन था परसों वाली जब मैंने क्लास दी थी। उस 45 दिन में मैंने 25 दिन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस को दे दिया, ठीक है। और 20 दिन जो मैं दूंगा वो आपके एक्सपेक्टेड सेट को दूंगा, जिसमें मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बच्चों, आपको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोशन है। मतलब आपके एग्जाम में मोशन से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को मोशन के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। अब आपके मन में आएगा कि सीक्वेंस क्या है। मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से फटाफट पहले सीक्वेंस बता दूं कि हमारा सीक्वेंस क्या है। बच्चों, याद करो, जब भी मैंने ये क्लास शुरू की थी तो हमारा जो पहला वाला चैप्टर था वो चैप्टर था हमारा ऑप्टिक्स। याद है, मैंने इसके 40 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसकी पीडीएफ दी। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी मैंने कल 40 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसकी पीडीएफ दी। और आज हमारा जो चैप्टर होगा वो मोशन होगा, और मोशन के भी हम लोग आज 40 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसकी भी पीडीएफ देंगे। ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये कल वाली क्लास की पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते ही होगी। आप प्रॉपर इसका रिवीजन जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि मेरे पास ऑप्टिक्स का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब माइंड में आता है ना कि सर ऑप्टिक्स खत्म हो गया, ठीक है, सब कुछ तैयार हो गया, सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। आज हम लोगों को क्या खत्म करना है मेरे दोस्त? आज हम लोगों को मोशन खत्म करना है। और इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस लिखा है ना, फिजिक्स के ये 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में टोटल यहां तक हम लोगों को 25 चैप्टर का डेली 40-40 क्वेश्चन करते हुए रिवीजन करना है। क्या बात है? तो स्टार्ट किया जाए भाई, पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सब लोग, पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। हाँ, क्या बात है, आ रहे हैं ना? देखो, आप सब लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय का पढ़ाई करना। अगर आपने ये पढ़ाई नहीं की तो अगला जो 1-1.5 महीना है यही डिसाइड कर देगा कि आपको सिलेक्शन लेना है या फिर नहीं। चलो फिर, तो हम लोग मोशन के पहले क्वेश्चन से मिलते हैं। मोशन का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेलवे का सबसे फेवरेट हमारा कह सकते हो चैप्टर में एक है। जैसे कि पहला वाला सवाल देखिए, पहला वाला सवाल क्या लिखा हुआ है। पहले वाले सवाल को पढ़िए और बताइए पहले वाले सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना। क्या बात है? क्या बात, वेरी गुड। पहला सवाल लिखा है, एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से सीधी रेखा पे गति कर रहा है। यदि द्रव्यमान और वेग दोनों दुगना कर दें तो बताइए अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का क्या अनुपात होगा। बच्चों, साफ साफ लिखा है कि द्रव्यमान और वेग दोनों ऊर्जा को, दोनों को हमने डबल कर दिया। देखो, गतिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान और वेलोसिटी पर mv स्क्वायर के समानुपाती होती है ना। अब आप ये बताओ, आपने दोनों को क्या किया? डबल किया। मतलब द्रव्यमान भी तुम्हारा डबल हो गया है और वेलोसिटी भी तुम्हारी डबल हो गई, तो यहां डबल का स्क्वायर। तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगी 4 दूनी 8, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा 8 हो जाएगी। मेरे भाई, अंतिम गतिज ऊर्जा 8 होगी, क्योंकि इफेक्ट हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऊपर अंतिम गतिज ऊर्जा करते हैं और नीचे तुम्हारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा करते हैं, तो बताइए इसका जो रेशियो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? 8 रेशियो का। खेल खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो गई ना? ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही आंसर होगा। ये लो, ये वाला सवाल बड़ा प्यारा है बच्चों। चूंकि हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन, तो मोशन में मैंने सारे मोशन लिए हैं। सारे मोशन का मतलब ग्रेविटेशन भी है, गुरुत्वाकर्षण मोशन भी है, एसएचएम भी है, यानी जितने भी मोशन आ सकते हैं वो सारे के सारे मोशन आपको यहां पर मिलेंगे। ओके, चलो अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी बताइए नेक्स्ट सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना। पलायन वेग वीई, ये वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल एम और पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल एम, आप बताओ इनमें से किस पर कैसे समानुपाती है। बच्चों, बहुत सारे लोग इस वाले सवाल में अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन आप पहले सोच समझ के आंसर दीजिए, जल्दीबाजी बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं सी है, कुछ लोग कह रहे हैं डी है। बच्चों, पलायन वेग के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है √2g स्मॉल re, और याद रखना अगर दूसरा कोई फॉर्मूला पूछे तो दूसरा फॉर्मूला होता है √2g कैपिटल G me डिवाइड बाई re। ये 2 फॉर्मूले हमारे पलायन वेग के होते हैं। बच्चों, पलायन वेग पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान के √me के समानुपाती होता है, √me के। अब देखो सर, इन्होंने क्या क्या बोला? सर, इन्होंने पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम बोला है, तो कैपिटल एम के समानुपाती नहीं होता, √me के समानुपाती होता है। देख लो, √m, देखो कहीं पर भी स्मॉल एम है ही नहीं, पिंड का द्रव्यमान है ही नहीं, तो क्या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? नहीं, ये भी गलत है।
इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास पे निर्भर करता ही नहीं है। बताओ क्या कर रहा है? जैसे कुछ लोग कह रहे थे सी आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई, जब सी आंसर तब होगा ना जब यहां पर अर्थ का द्रव्यमान होता, पृथ्वी का होता, जबकि यहां पर स्मॉल एम लिखा है, देख लो चाहे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर इसका एकदम सही उत्तर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, ये लीजिए बच्चों, थर्ड वाला सवाल ये हमारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, देख लीजिए क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई। पुरुषोत्तम, आदर्श, वेरी गुड, विवेक, संगीता, क्या बात है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यह नियम किसने कहा था? तो ध्यान रखना, जब भी कभी हम ये बोलते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन की दर ये किसके बराबर होती है? सर ये हमारा बाह्य बल के बराबर होती है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। ये नियम किसने बोला था? तो कह देना ये न्यूटन का हमारा सेकेंड लॉ है। न्यूटन का कौन सा नियम है? सेकेंड लॉ है। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बच्चों इससे एक सवाल और पूछा जाता है कि न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा नियम क्या क्या बताता है। तो याद रखना, न्यूटन का जो पहला नियम है ये किसका नियम है? तो कह देना ये हमें फोर्स की, बल की परिभाषा बताता है। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि बल की परिभाषा ये न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? न्यूटन का पहला नियम बल की परिभाषा बताता है। ओके, दूसरा नियम बल का मान बताता है और तीसरा नियम बल की दिशा बताता है। पहला नियम बल की परिभाषा बताता है, दूसरा नियम बल का मान बताता है, तीसरा नियम दिशा बताता है। चौथा कोई भी नियम नहीं है, अपने मन से कुछ भी मत बनाइए। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? ए वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट आइए, अगला। बच्चों अगला वाला सवाल बताइए। सुभाष, साउंड एकदम बढ़ा हुआ है, मुझे एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है, और आप भी थोड़ा अपनी तरफ का साउंड बढ़ा लो, मेरी तरफ से एकदम फुल है। ये लो, ये तुम्हारा आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ सवाल है। मतलब ऐसे सवाल लगाओगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। जब साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड पहिए को छूता है, मतलब जो ब्रेक शू होते हैं या ब्रेक पैड होता है पहिए को छूता है। अब पहिए को बताओ कौन सी गति से रोकता है, मतलब कौन सी गति से रोका जा रहा है ना? अच्छा सवाल है। जैसे कि साइकिल चल रही है, साइकिल चलते समय आप ऐसे ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक के जो पैड है ना वो पहिए को छूते हैं, और छूने के बाद क्या करते हैं? सर छूने के बाद वो पहिया रुक जाता है। एक्चुअली में वो रुकता किसकी वजह से? सर वो रुकता है हमारे घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो चुंबकीय बल की वजह से गलत, इलेक्ट्रोस्टैटिक गलत है ना, नीचे रुक जाता है, गलत है बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला आंसर एकदम सही होगा, द फ्रिक्शन बिटवीन द पैड एंड रिम, है ना, बिटवीन द पैड एंड रिम। अब बच्चों घर्षण में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, मैं तीन तरह के घर्षण आपको बता रहा हूं। एक तुम्हारा स्टैटिक, ठीक है, दूसरा बताइए क्या होता है, दूसरा तुम्हारा काइनेटिक, काइनेटिक, अरे ये काइनेटिक नहीं लेना तो यहां पर ले लीजिए स्लाइडिंग, और तीसरा बताइए कौन सा होता है? रोलिंग। बच्चों ये तीनों घर्षण में तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो तीन तरह के घर्षण होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा घर्षण सबसे ज्यादा है, उससे कम, उससे कम। तो बच्चों ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, हालांकि इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। उससे कम हमारा स्लाइडिंग होता है और सबसे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। यह बात आप सब लोगों को याद रखनी है। स्टैटिक को ही कई बार हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसी घर्षण को बताइए क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, सीमांत घर्षण जिसको बोलते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अरे ये लो नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, रोलिंग फ्रिक्शन एकदम सबसे कम होता है। ये तुम्हारा आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ सवाल है, मॉर्निंग की शिफ्ट में पढ़िए, ठीक है। साउंड बहुत कम है, मैं एक बार चेक करा लेता हूं, साउंड वैसे कम तो नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है भाई, साउंड एकदम क्लियर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कम है ना। चलो बताइए, कील की नोट नुकीली क्यों होती है? बच्चे बोल रहे हैं साउंड कम है लैपटॉप में, एक बार चेक कर लो, यहां नहीं वहां लैपटॉप में चला के। हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, डज नॉट, तुम जाके चेक कर लो लैपटॉप। अब पहिए को बताओ कौन सी गति से रोकता है?
देखो एकदम सही आवाज है मेरे भाई। कील की नोट न्यूट्रिली क्यों होती है? बच्चों कभी भी आप कील को देखिए, तो जब भी कभी कील को आपने देखा होगा तो कील इस तरीके से होती है और लास्ट में इस तरीके से न्यूट्रीलापन जरूर बनाया जाता है ना। पता है न्यूट्रीलापन क्यों होता है? बच्चों न्यूट्रीलापन होने की वजह से यहां पर एरिया क्या हो जाता है? सर एरिया हमारा कम हो जाता है, और एरिया कम हो जाएगा तो बताइए प्रेशर हमारा ज्यादा होगा। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए इस बात को ध्यान रखना, न्यूट्रीलापन लगाते हैं तो छोटे एरिया में, अच्छा एरिया कम है, एरिया कम है तो आप कह सकते हैं, अब आप चाहो तो इसको ऐसे लगाइए, बताइए P बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया हमारा कम है तो आप बताओ प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो छोटे क्षेत्रफल पे कार्य करने वाला कम दबाव काम करेगा, छोटे क्षेत्रफल पे कार्य करने वाला बड़ा दबाव काम करेगा। ये देखिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आ जाइए, ये लो एटीएम। आपने एटीएम के बारे में सुना ही नहीं सुना है ना? एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, पता नहीं तुम लोग देखते नहीं देते है ना, वहां पर है एटीएम, अंजलि तारक मेहता। बच्चों एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले माप की इकाई होती है। आपको बताना है कि ये किसकी इकाई है, और ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ सवाल है। बच्चों अगर मैं एटीएम की बात करता हूं तो एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक एटीएम में कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ और आगे ध्यान रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह हमारे एक एटीएम का मान होता है। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ध्यान रखिएगा इसका मान 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बच्चों अगर एटीएम का दूसरा मान कोई पूछे तो एटीएम का एक मान और होता है 1.01 बार, यह भी एटीएम का ही मान है। बच्चों एटीएम का अगर कोई तीसरा मान पूछे तो कह देना 760 mmHg, 760 mmHg कॉलम हाइट, ये भी हमारे एटीएम का मान है। बच्चों एक एटीएम का तीसरा मान पूछे तो 14.96, ठीक है 14.96 psi, psi का पूरा नाम होता है पर स्क्वायर इंच। ये सब हमारे किसके मान होते हैं? एटीएम के मान होते हैं। एटीएम का कोई अगला मान पूछे तो बच्चों एटीएम का अगला मान होता है 10.33 मीटर वाटर कॉलम हाइट, वाटर कॉलम हाइट ये भी हमारा कह सकते हो, ये सब हमारे एटीएम के मान हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक होता है, तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला। बच्चों सवाल लिखा हुआ है कौन सा समीकरण वेग और समय के बीच सही संबंध दिखाता है? मतलब ये सवाल आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो भाई, मतलब इस सवाल को आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, है ना। ये रिलेवेटेड लगभग हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बच्चों आप सबको पता है कि गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी, गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और याद रखना गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आगे सुनो बच्चों, यहां पर प्रारंभिक वेलोसिटी कुछ नहीं, एक्सेलेरेशन कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी हमें संबंध बनाना है वो एक्सेलेरेशन और प्रारंभिक वेलोसिटी को छोड़ के बताना है। जैसे कि गति का पहला समीकरण संबंध बताता है वेलोसिटी और टाइम के बीच, गति का दूसरा समीकरण संबंध बताता है विस्थापन और समय के बीच, और गति का तीसरा समीकरण संबंध बताता है वेलोसिटी और विस्थापन के बीच, वेलोसिटी और विस्थापन के बीच। ध्यान रखिएगा ये बात। तो बताइए क्या बोला जा रहा है? वेग और समय बोला है, तो वेग और समय v बराबर u प्लस एटी है, और v बराबर u प्लस एटी का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। धोखे से b मत लगा देना, b आंसर v बराबर u प्लस एटी का नहीं है। समझे नहीं समझे? चलो तो ये वाला उत्तर समझ में आ जाएगा। बच्चों इस पर ग्राफ भी आप लोग याद कर लो, क्योंकि इस पर अक्सर ग्राफ भी पूछ लेता है। सुनो जरा ध्यान से, गति का पहला समीकरण संबंध बनाता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच, गति का दूसरा समीकरण संबंध बनाता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच, और गति का तीसरा समीकरण संबंध बताता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच। बच्चों अगर मैं इन तीनों के बीच ग्राफ खींचूं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों ध्यान रखना ये ग्राफ हमारा ऑरिजिन से भी आ सकता है, ऑरिजिन से ऊपर से भी आ सकता है। अगर ये ग्राफ ऑरिजिन से आ रहा है तो सिर्फ v बराबर 80 का होगा,
और ऑरिजिन के ऊपर से आ रहा है तो v बराबर u प्लस 80 होगा। पहला समीकरण के लिए ग्राफ है। बच्चों दूसरे समीकरण के लिए जो ग्राफ आता है वो हमारा ऑरिजिन से इस तरह से जाता हुआ आ सकता है या ऑरिजिन से ऐसे जा सकता है, ऊपर से जाता हुआ। बच्चों अगर ये ऑरिजिन से जाता हुआ आ रहा है तो ये ग्राफ s बराबर हाफ 80 स्क्वायर का होगा। ऊपर से जा रहा है तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर का होगा। ये गति के दूसरे समीकरण को ग्राफ में शो किया गया है, नोट डाउन कर लेना सब लोग। मतलब ये है कि जो ग्राफ ऑरिजिन से जा रहा है उसके लिए प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगी और जो ग्राफ ऑरिजिन के ऊपर से जा रहा है उसके लिए प्रारंभिक वेलोसिटी का मान 0 नहीं होगा। गति का तीसरा समीकरण v बराबर u प्लस 2as, u स्टार प्लस 2as, उसके लिए जो समीकरण का ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। गति का ये तीसरा समीकरण वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच देता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब ये समीकरण बनाएगा v स्क्वायर बराबर 2as, जबकि अगर यही ग्राफ ऐसे ऊपर से जा रहा होता तो ध्यान रखना ये बनाता v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के तीनों समीकरणों को कैसे हम लोग ग्राफ में शो करते हैं ये बात भी आप सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ग्राफ पूछ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, बताओ बात सबको क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए अगला। क्या बात है बच्चों, 8वें नंबर सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, इससे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई। वेरी गुड, प्रिंस, जितेंद्र, आकाश, सुमन, क्या बात है। एक बार फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। किसी वस्तु का वेट समय के समानुपाती है तो बताइए वस्तु का वेट क्या होगा। बच्चों अगर किसी वस्तु का वेट समय के समानुपाती है इसका मतलब पता क्या है सर? इसका मतलब समय जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। मेरे भाई समय जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकता इसका उत्तर। बट हाँ, अगर वेलोसिटी समय के समानुपाती है और मैं अगर इसका अवकलन करा दूं यानी dv अपॉन dt निकाल दूं तो समय का अवकलन 1 होता है और 1 का मतलब मेरे भाई कांस्टेंट होता है। और dv अपॉन dv बताइए क्या होता है? एक्सेलेरेशन, है ना? तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया और अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया इसलिए इस सवाल का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन सी उत्तर नहीं सही है। बहुत सारे बच्चे सी आंसर दे रहे, सी कैसे सही हो रहे बताइए? नहीं भाई, ठीक है चलो अरे ये लो बताओ। ये वाले सवाल से आप पहले भी मिल चुके होंगे। ये वाला सवाल एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है और बढ़िया न्यूमेरिकल पूछा गया था एनटीपीसी में। हालांकि एनटीपीसी में उतने ज्यादा टफ सवाल नहीं आते साइंस के, लेकिन ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। वेरी गुड, क्या बात है आदर्श, प्रकाश, वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को सब लोग शेयर कर दो फटाफट ताकि हम लोग जल्दी से पहले 300 प्लस पहुंच जाए। ओके चलो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 सेकंड की अवधि के लिए स्थिर बल लगता है। वस्तु के वेट को 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए एक तो बल का परिमाण बताइए कितना होना चाहिए और 5 सेकंड के लिए अगर ये बल लगता है तो बताइए अंतिम वेट क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहां दो चीजें निकालनी है, एक तो लगने वाला बल और दूसरा अंतिम वेट निकालना है। अच्छा सोचिए बल कैसे निकलेगा? तो बच्चों एक्सेलेरेशन निकाल लो और एक्सेलेरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? तो वेलोसिटी 5 से 10 हो रही है तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा 10 माइनस 5 और बटे समय कितना है सर? समय हमारा 5 है, देख लो। तो बच्चों यहां पर अगर एक्सेलेरेशन की बात करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलेरेशन हो गया। लेकिन अब हमें चाहिए फोर्स, सही निकाला है ना? तो वस्तु का अंतिम बल 5/5, ठीक है। तो अंतिम बल तो हमारा 10 न्यूटन आ रहा है ना? ओहो माफ करना, यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो रही, यहां एक छोटी सी मिस्टेक है। देखो 10 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु को 2 सेकंड की अवधि के लिए एक स्थिर बल लगाते हैं, 2 सेकंड की अवधि के लिए। तो यहां पर पहले 2 रखेंगे, है ना? 2 रखेंगे और जैसे ही 2 रखेंगे तो बताइए जरा यहां पर जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और अगर हमें बल निकालना है तो हमें F बराबर m इंटू ए लगाना पड़ेगा। m की वैल्यू 10 है, एक्सेलेरेशन तुम्हारा 2.5 है, तो बताइए लगने वाला जो बल हो जाएगा वो 25 न्यूटन। लगने वाला बल हमारा 25 न्यूटन है, सुना?
और 25 न्यूटन है। फिर आगे देखिए, लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। लगाए गए बल का परिमाण आ रहा है 25 न्यूटन आ रही है। अब यदि यही बल को 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाए तो बताइए अंतिम वेग क्या है। तो ठीक है ना सर, 5 सेकंड की अवधि के लिए लगा रहे हो, अंतिम वेग का फॉर्मूला हो जाएगा प्रारंभिक वेलोसिटी u प्लस at। चलो अब आप बताओ जरा प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी है ना। तो प्रारंभिक वेलोसिटी आपको 5 से लगानी है यदि बल 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाए। ठीक है सर, प्रारंभिक वेलोसिटी 5 ले लो। एक्सेलेरेशन तुमने निकाल ही दिया है, 2.5 है। और रही बात समय की, तो समय हमारा 5 सेकंड हो गया। और जैसे ही 5 सेकंड को ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अंतिम वेलोसिटी 17.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 17.5। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी, फाइनल 25 न्यूटन और 17.5 के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब ये वाला सवाल एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, मतलब एनटीपीसी काफी लो लेवल के क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं। चलो आगे बढ़े बच्चों, ये वाला सवाल भी देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। ये वाला सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 में है। अच्छा, मोशन के सवाल 2022 में नहीं आए। आपने देखा होगा मोशन के सवाल 2018 में ज्यादा पूछे रहे थे, 2022 में मोशन के सवाल नहीं आए। इसीलिए पूरा तरह से चांस है कि इस बार मोशन के सवाल ज्यादा ही आ सकते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पे खड़ी कार से टकराता है ना। मतलब एक हमारे पास ट्रक है और ये ट्रक कितने किलोग्राम का है सर, ये ट्रक हमारे 2000 किलोग्राम का है। और ये ट्रक कितने से चल रहा है सर, ये ट्रक 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और ये ट्रक एक कार से जाके टकरा दिया, किससे, कार से। लेकिन ये कार खड़ी है, अर्थात स्टील वेलोसिटी बताइए कितनी है, 0 है। स्टील वेलोसिटी क्या है, 0 है। ट्रक कार से जाके टकरा दिया। फिर आगे लिखा है टक्कर के बाद दोनों 8 मीटर पर सेकेंड से चलते हैं, तो बताइए कार का द्रव्यमान क्या होगा। सर ग्रेड 1 में फिजिक्स में ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी दोनों चीजें आ सकती है भाई, कोई इसका आइडिया नहीं है। ब्रह्मा भी नहीं बता सकता कि थ्योरी ज्यादा आएगी, क्वेश्चन ज्यादा आएगा ग्रेड 1 में। चलो तो पहले बताइए इसमें क्या करते हैं, पहले का मोमेंटम बराबर बाद का मोमेंटम। आप बताओ पहले क्या मोमेंटम हो जाएगा सर, पहले का द्रव्यमान 2000 इंटू 10, ये ट्रक का मोमेंटम हो गया, प्लस कार का मोमेंटम, कार का द्रव्यमान दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, m मान लो, इंटू वेलोसिटी 0। अब टकराने के बाद क्या होगा सर, टकराने के बाद दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा, यानी 2000 प्लस m। और टकराने के बाद की वेलोसिटी कितनी है सर, टकराने के बाद की वेलोसिटी 8 है। बस ये डेटा सॉल्व कर लो। इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगता है, पहले का मोमेंटम बराबर बाद का मोमेंटम, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं सौरभ, संवेग संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मेरे दोस्त अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो तो आप जरा गौर से देखिए, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं। 8 से जरा इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 से कैंसिल हो जाएगा 125। अब देखो 1000 होता तो 125, लेकिन अगर 2000 है तो 250। मतलब टोटल वैल्यू यहां पर 2500 आ जाएगी, और यहां पर ये टोटल वैल्यू 2000 प्लस m। जरा यहां से m की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी सर, m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 500 किलोग्राम। m की वैल्यू हमारी 500 किलोग्राम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा के पहले का मोमेंटम बराबर बाद का मोमेंटम, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। चलो 11वां नंबर बताइए, ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, लिखा नहीं है, लेकिन ये भी आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट बच्चों, इस पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या फिर उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो पता है क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो सूर्य होता कहां है, मान लीजिए ये हमारा कोई ग्रह है, तो सूर्य कहां होता है, तो सूर्य दोनों फोकस में से किसी एक फोकस में होता है। भाई यहां भी फोकस, यहां भी फोकस, तो दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे होता है। लेकिन रास्ता कैसा होता है उसका, तो कह देना रास्ता उसका इलिप्स होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त, इलिप्स होता है। ये बात सबको बताओ नहीं, ठीक है। हो रहा 1-2 दिन रुक जाइए, बस हो रहा। राजन थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, तो 1-2 दिन में फ्री हो जाऊंगा, वैसे ही शुरुआत हो जाएगी।
तो देखो सबसे पहले तो देखो जहां जहां कक्षाएं कहां कहां लिखी है सर, सबसे पहले देखो सर्कुलर ऑर्बिट लिखा है, यहां सर्कुलर ऑर्बिट लिखा है, तो बी और डी हमारा आंसर गलत हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगा। पहला देखिए, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु फोकस में से एक पे सूर्य के साथ अंडाकार, ये एकदम सही है, सूर्य के साथ अंडाकार। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक पर अन्य ग्रह के साथ अंडाकार, अन्य ग्रह के साथ अंडाकार थोड़ी ना होता है, सूर्य के साथ उसकी कक्षा हमारी अंडाकार होती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साउंड थोड़ा कम है, नहीं भाई साउंड कम नहीं है यार, मैंने अभी चला के देखा है मोबाइल में, एकदम सही साउंड आ रहा है। हरिओम अभी नहीं है, अभी मैंने एक वीडियो कर दिया, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, कब से है स्टार्ट हो जाएगा। चलो बताइए अगले वाले सवाल को बताइए, प्लांट स्त्रान की विमाएं और जड़तारूढ़ की विमाओं में से किसका क्या अनुपात होगा, इन्होंने अनुपात पूछा है। देखो मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले प्लांट स्त्रान मतलब प्लांट कांस्टेंट एच, जड़तारूढ़ आई, इन दोनों की विमाओं का अनुपात किसका आयाम है, अनुपात बताना इसका। लग जाएगा, हाँ सर लग जाएगा। अभी रुको, बहुत सारे बच्चे पता है इस सवाल का आंसर सी सी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता यार, जबरदस्ती कोई काम मत कीजिए, सी गलत है। अगर सवाल तुमसे ये पूछा गया होता कि प्लांट नितान की विमा इनमें से किसके बराबर है, तो आपका आंसर जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना, दोनों की विमाएं आपस में बराबर होती है, जबकि सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, अब बता रहे हो कुछ और। सवाल ये है कि प्लांट नितान और जड़तारूढ़ की विमा में क्या अनुपात होगा। ओके सुनो बच्चों, प्लांट नितान एच की विमा होती है जूल सेकेंड, और आई मतलब जड़त्वारूढ़, और जड़त्वारूढ़ का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आई बराबर mr स्क्वायर से होता है ना। चलिए जूल को जरा खोल दीजिए, जूल मतलब न्यूटन मीटर, और न्यूटन को अगर खोल दिया जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और आगे हमारा सेकेंड, ये तो हमारा हो गया जूल सेकेंड। और नीचे बताइए क्या होगा सर, नीचे हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बस। अब सॉल्व करिए यार, है आप बताओ कैसे सॉल्व होगा। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, सेकेंड से 8 सेकेंड कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मेरे भाई 1/सेकेंड होगा। अब बताओ 1/सेकेंड इसकी किसकी विमा है, तो बच्चों 1/सेकेंड हमारे आवृत्ति की विमा होती है, याद करो आवृत्ति ही हमारा 1/सेकेंड होता है, और इसी को बताइए हम किस नाम से जानते हैं, हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं सही है, ये लीजिए। ये वाला सवाल भी कब पूछा गया है, ये वाला सवाल भी आरआरसी ग्रुप डी 2018 में हुआ सवाल है। मोशन से सवाल इस बार 101% आएगा, क्योंकि पिछली बार मोशन से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। क्या बात है, एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई फटाफट, जल्दी से एक बार सेशन को और शेयर कीजिए। सर ग्रेड 1 का अप्लाई किया हूं, अब आईटीआई हो गया है, ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, एकदम 101% कर सकते हो। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली एक राइफल से चलाई जाती है, गोली को बैरल से गुजरने में इतना समय लगता है, 600 मीटर पर सेकेंड के वेग से बाहर निकलती है, तो बताइए राइफल द्वारा लगाया गया बल कितना होना चाहिए। मेरे दोस्त बल F बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सलेशन। क्या हम लोग एक्सलेशन की जगह पर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी कर सकते हैं, बोलो बोलो, कर सकते हैं, हरा। चलो तो एक बार जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर हो गया ना। साउंड वाकई में कम है, एक बार चाहे उन्नति सर को बोल दो साइड में जाके कैसे साउंड सही होगा, या फिर यहां से तो फुल है एकदम, मैंने देख लिया यहां से सही आ रहा पूरा, अरे फुल है ना। कैसे उतना डाउन होगा इसके, ये ओपन हो सकती है, बैटरी एक बार चेक करो, ये दूसरा कोई माइक ले आओ, ठीक है ठीक है। तो बताइए सवाल का आंसर क्या सर, 12 ग्राम है, 12 ग्राम को क्या हम लोग 12/1000 कर सकते हैं, मैंने कहा वेरी गुड। डेल्टा वी वेलोसिटी हमारी 600, और रही बात समय की, समय हमारा 0.006 सेकेंड है, देख लो। अरे अब तो आंसर बता दो यार, अब तो आंसर बता दीजिए। तो मेरे भाई अगर ये दशमलव हटाएंगे तो हम ये 3 जीरो हटाना पड़ेगा,
और ये 6 से हमारा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप बताइए आंसर किसके साथ जाएगा? 1200 न्यूटन। ये हमारा एकदम करेक्ट उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्या कठिन लगा तुम्हें ये सवाल? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये सवाल तुम्हें कठिन लगा? ये लो, हाँ ये वाला सवाल थोड़ा डाउट में था भैया, ये वाला सवाल थोड़ा डाउट में है। आपको सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आंसर लगाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। F बराबर m इंटू ए, और ए की जगह पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लगाइए और बताइए आंसर किसके साथ जाएगा। ये सवाल कुछ ये कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई बॉल है और इस बॉल का द्रव्यमान कितना है? सर इस बॉल का द्रव्यमान है 100 ग्राम। ये बॉल 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती चली आ रही है और यहां पर एक खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी इस बॉल को ऐसे कैच कर रहा है। तो बताइए जब ये खिलाड़ी इस बॉल को कैच करेगा, ऐसे कैच करेगा, तो लिखा हुआ है खिलाड़ी द्वारा बॉल पर, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल बताना है। ओके, अब आप सब लोगों ने इसको पूरा सॉल्व किया होगा, आंसर तुम्हारा 60 आया होगा, लेकिन 60 के दो आंसर है, प्लस में भी है माइनस में है। अब मैं आपको बता दूं कब प्लस लेते कब माइनस। सुनिए पहले, द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम, तो 100 को 100 बटे 8000 कर लो, किलोग्राम बना लो। और रही बात डेल्टा वी, वेलोसिटी हमारी 30, समय तुम्हारा 0.05। देख लो बच्चों, अगर मैं यहां पर दशमलव हटा दूं तो मुझे यहां पर 2 जीरो हटाने पड़ेंगे, 1 जीरो और हटा दीजिए यहां से। तो बच्चों अगर यहां पर देखिए तो ये हमारा 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 30 60 न्यूटन पूरी कैलकुलेशन से आ जाएगा, ये दोबारा 20 बार। तो फोर्स का मान वैसे तो तुम्हारा 60 न्यूटन आया। अब 60 न्यूटन के दो आंसर है, एक प्लस वाला है माइनस वाला। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस लगाए कि माइनस लगाए। मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर सवाल ये आता कि बॉल द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर लगाया गया बल कितना है, बॉल द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर लगाया गया बल कितना है, तो हमेशा आपको प्लस 60 न्यूटन बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि खिलाड़ी द्वारा बॉल पे लगाया गया बल कितना है, तो ध्यान रखना आपको माइनस 60 बताना है। इसको याद कर लीजिए, है ना। तो बॉल द्वारा अगर खिलाड़ी के हाथों पे पूछा जाता है प्लस 60, खिलाड़ी द्वारा बॉल पे पूछा जाता है माइनस 60। अब देखो खिलाड़ी द्वारा बल पूछा है, खिलाड़ी द्वारा पूछा है, इसलिए सवाल का आंसर माइनस 60 वाला जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे। चलो आ रही है, ये लीजिए 15वां नंबर। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़िए, बताइए अगले वाले सवाल को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो। जब किसी बॉल को आप यू वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हो, जैसे कि बॉल है, इसको बॉल को मैंने यू वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, तो बॉल जब ऊपर जाती है ना, तो ऊपर जाने का जो समय होता है ना, वो समय ध्यान रखना यू बटे जी होता है। ये समय सिर्फ ऊपर जाने का समय होता है, सिर्फ ऊपर जाने का। लेकिन अगर ऊपर जाना और नीचे आना दोनों कह दे, तो जब ऊपर जाना और नीचे आना दोनों कह दे, डेट मीन्स टोटल समय कह दे, तो टोटल समय हमेशा ध्यान रखना 2u बटे जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2u बटे जी हो जाएगा। ये हमारे टोटल समय का आंसर है। चलो सवाल देखिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 13.5 सेकेंड बाद जब वापस जमीन पर आ जाती है। देख लो मेरे दोस्त, 13.5 सेकेंड बाद वापस जमीन पर आती है, वापस लिखा है ना, तो ये 13.5 सेकेंड जो है वो टोटल समय होगा, इसीलिए आप इसको 2u बटे जी और जी की जगह 10 करेंगे। लाइन ध्यान से समझना, नहीं तो छोटी छोटी मिस्टेक हमेशा होगी आपसे, ठीक है। बताइए, तो आप बताओ यहां से u कितना आ जाएगा, तो क्या तरह u का मान आ जाएगा 135 बटे 2, और 135 बटे 2 बताइए कितना होता है? 62.5 मीटर पर सेकेंड होता है। ये हमारे, सॉरी 62 नहीं 67 है ना, डिवाइड में थोड़ी मिस्टेक कर दी, 67.5 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, ये लीजिए अगला, ये वाला सवाल देखिए, थोड़ा सवाल बड़ा है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये सवाल पिछली बार पूछा गया सवाल है, इसलिए थोड़े ध्यान से समझना। बहुत प्यारा सवाल है और मैं उसी तरह के सवाल सॉल्व कर रहा हूं जो आपके रेलवे के एग्जाम की नीड है। अब वो तुम्हें कठिन लगे आसान लगे वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर एलपी इंजीनियरिंग साइंस की क्लास किस टाइम पर होती है? वो अभी मैं टाइम लास्ट में बता दूंगा। चलो बच्चों, सबसे पहले तो देखो द वैल्यू ऑफ जी एट माउंटेन
इज ग्रेटर देन जी इज लेस देन जी। माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़, तो जब आप लोग ऊंचाई बढ़ाते हो यानी माउंटेन में चले जाते हो, पहाड़ों में चले जाते हो, तो याद रखना पहाड़ों में जाने पर जो जी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, घटती है। तो जी ग्रेटर देन जी नहीं आएगा, लेस देन जी आएगा। ये तो बी वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे देखिए सवाल ये लिखा हुआ है, आगे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद 15 सेकंड बाद जमीन पे लौटती है तो इसका वेट 75 मीटर पर सेकंड होता है। सेम चीज बाद में बोली जा रही है, बस बाद में वेट 150 है। सर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन ये लिखा हुआ है कि 15 सेकंड बाद जमीन पर लौटती है, इसका मतलब 15 सेकंड टोटल समय हो गया यार। हाँ, तो बच्चों टोटल समय का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि टोटल समय का फॉर्मूला 2u डिवाइड बाई जी होता है। क्या होता है, 2u डिवाइड बाई जी होता है। चलो तो टोटल समय हमने 15 सेकंड लिखा, 2u और जी की वैल्यू बताइए कितनी कर दी 10। जरा यहां सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, और जैसे आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो मेरे भाई इसका आंसर हमारा प्रारंभिक वेलोसिटी का आंसर 75 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा 75, और जैसे आपने कहा 75 आएगा तो इसका मतलब सी वाला आंसर सही हो गया, डी वाला गलत हो गया। तो दो स्टेटमेंट तुम्हारे यहां सही हो रहे, कौन कौन से, बी और सी सही हो गया, और बी और सी सही हो गया, इसीलिए मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर एकदम सही है ना। नेक्स्ट आइए, ये लो क्या बात है, ये वाला सवाल भी बहुत प्यारा है। एक सिद्धांत याद रखिएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, नोट डाउन कर लो कहीं पर। मोमेंटम कंजर्वेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उससे हमेशा सवाल आता है। ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही सवाल है। लिखा है 1500 किलोग्राम की एक कार 25 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा कर रही है, उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड की गति से 1000 किलोग्राम की द्रव्यमान यात्रा कर रही है, और दूसरी कार बी से टकराती है। टक्कर के बाद ए का वेट दिया जा रहा है और टक्कर के बाद बी का वेट पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाना है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत मतलब पहली वाली कार का मोमेंटम प्लस बाद वाली कार का मोमेंटम, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम आपको कांस्टेंट करना है, बस खेल खत्म। चलो पहली वाली कार 150 किलोग्राम की है और कितने 150 नहीं 1500, और कितनी वेलोसिटी के साथ चल रही है 25। दूसरी वाली कार बी 1000 किलोग्राम की है और कितनी वेलोसिटी के साथ चल रही है 15। दोनों टकरा रही, दोनों टकरा रही। टकराने के बाद बताइए टक्कर के बाद ए का वेट, अच्छा ए 1500 किलोग्राम की है तो ए का वेट हमारा 20 हो जाता है, ए का वेट 20 हो जाता है। तो बताइए दूसरी वाली जो 1000 किलोग्राम की है उस बी की वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल है। अरे बोलो भाई जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर है नहीं क्लियर है। चलो तो आप एक काम करो ना सर, 20 सबसे कॉमन लेके कैंसिल कर दो ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि यहां कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आएगी, है ना। सर कुछ और कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ और भी कैंसिल किया जाता है, 5 भी कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 15, यहां भी 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10। हमने मतलब थोड़ा लंबा कैंसिल कर दिया। यहां पर 25 3 75 आ गया, 10 3 30 आ गया, 20 30 60 आ गया, अब प्लस हमारा 2 भी आ गया, देख लो। तो आप बताओ यहां से कितना हो जाएगा, 75 और 30 कितना 105, और 105 में से अगर 60 चला जाएगा कितना बचेगा, तो 105 में से 60 चला जाएगा 45 बचेगा, और v की वैल्यू आप देख लीजिए 22.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ रही है ना। एक बार थोड़ा सा कमेंट करके सारे बच्चे बता दो ये वाला सवाल क्लियर हो गया। चलो 18वां पढ़िए, क्या बात है, वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो बताइए वस्तु कैसे गति करेगी, है ना। 18वां सवाल है, हमें पूरे 40 सवाल सॉल्व करने। इन्होंने बोला है कि विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है, तो बताइए वस्तु कैसे गति करेगी।
तो मेरे दोस्त आपको यहाँ डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा, आउटलाइन लाना पड़ेगा। विस्थापन का आउटलाइन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी 2t। सर वेलोसिटी ना समय के साथ बढ़ रही है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, बढ़ रही है, समय के समानुपाती है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। और वेलोसिटी का एक बार और आउटलाइन हटा दीजिए बच्चों, वेलोसिटी का आउटलाइन हमारा एक्सेलेरेशन दे देगा, यहां समय का आउटलाइन 1, तो केवल 2। तो एक्सेलेरेशन हमारा बताइए कैसा हो जाएगा। सर एक्सेलेरेशन में टाइम नहीं आया है, एक्सेलेरेशन में समय नहीं है, और जब एक्सेलेरेशन में समय नहीं है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, वस्तु गति करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। गलत, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बिल्कुल एकदम सही है, एक्सेलेरेशन तुम्हारा यूनिफॉर्म है, देखो ना एक्सेलेरेशन तुम्हारा यूनिफॉर्म है, ठीक है भाई। वेलोसिटी थोड़ी ना है, वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है। तो वेलोसिटी अगर कोई पूछे कि कैसी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन एक्सेलेरेशन तुम्हारा कांस्टेंट आया है, तो एक्सेलेरेशन को कैसा बोलोगे, तो कह देना एक्सेलेरेशन को सर बोला जाएगा यूनिफॉर्म। ओके, तो सवाल बहुत प्यारा था, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। ये लीजिए 19वां नंबर, ट्राई कीजिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। ये भी सवाल बहुत सही सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना रहेगा कि सवाल लगाना कैसे। पढ़िए, बताओ। तो सवाल लिखा है, इनमें से किस मामले में दूरी समय ग्राफ रेखा समय अक्ष के समांतर है। बच्चों हमें दूरी s, समय y, समय t, दूरी समय ग्राफ किसके, सर समय अक्ष के समांतर करना है। समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष ये है, इसके समांतर ये, दूरी समय ग्राफ अगर ये आ जाए तो बताओ कौन सी बात सही है। देखो हमने दूरी समय ग्राफ को समय ग्राफ के समांतर कर दिया, तो इसका अर्थ पता क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि दूरी कांस्टेंट है, और दूरी कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ कि जहां तुम खड़े हो अभी भी वही खड़े हो। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सर ऑब्जेक्ट हमारा स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी एकदम सही है। नेक्स्ट चलो 20वां, ट्राई कीजिए, पढ़िए जल्दी सर, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। वेरी गुड संजय, विवेक, क्या बात है, समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। अभी हम लोग तीसरे चैप्टर में चले हैं और पूरे 25 दिन तक मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। वैसे मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत कम यूट्यूब पे कराता हूं, लेकिन अभी ना आपको नीड है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से। क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि यस सर ये टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, मैं उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड की गति से घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है। वस्तु को उसी सीधी रेखा में समान गति से चलते रहने के लिए आवश्यक बल बताइए। बच्चों उसी सीधी रेखा में समान गति, लाइन देखिए समान गति, जब बोल दिया समान गति यानी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा, और एक्सेलेरेशन अगर 0 होगा तो फोर्स भी हमारा 0 है ना, फोर्स भी हमारा 0। ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो जब भी कभी तुमसे सवाल में बोल दे कि सेम वेलोसिटी के साथ चलना है, वहां पर हमेशा फोर्स 0 होता है। ये लो इट इज ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों लिखा है क्षैतिज त्वरण ए के साथ गतिमान एक कार की छत से एक रेखा लटकी हुई है, ऊर्ध्वाधर के साथ बताइए कितना कोण बनाएगा। समझो बात को, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जनरल जीके में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है और ये गाड़ी एक एक्सेलेरेशन ए के साथ चल रही है आगे की ओर, और इस पर हमने कोई साहुल का मतलब हो गया धागा, कोई धागा लटका दिया। बच्चों जैसे आप ये धागा लटकाओगे ना और ये गाड़ी एक्सेलेरेशन के साथ चलेगी, त्वरण के साथ चलेगी, तुरंत ये धागा कहां चला जाएगा, ये धागा सर ऐसे पीछे चला जाएगा, पीछे। तो पीछे जब चला जाएगा तो तुम्हें ये पूछ रहा है कि ये जो ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बनेगा, बताइए उस कोण थीटा का मान क्या है। ऐसे नहीं रटिए नहीं, समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है
और कई बार इसका आंसर tan वाला भी सही हो सकता है, cos वाला भी सही हो सकता है, sin वाला भी सही हो सकता है, समझना पड़े। तो बच्चों मैं इस डायग्राम को अलग बनाता हूं। जब ये इस तरीके से लटकाया गया था तो नीचे की ओर एक त्वरण काम करता है जिसको बोलते हैं जी। चूंकि गाड़ी अचानक से आगे की ओर जा रही है तो पीछे की ओर भी एक एक्सेलेरेशन काम करेगा, जिसे आप लोग कह सकते हो कि ये हमारा इनर्शिया फोर्स का एक्सेलेरेशन है ए। तो एक्सेलेरेशन ग्रेविटी का जी नीचे और गाड़ी आगे बढ़ रही है तो इनर्शिया फोर्स हमारा पीछे। हम इन दोनों को यहां लगाएंगे तो कहना जी हमारा नीचे डायरेक्शन में हो गया, एक्सेलेरेशन ए हमारा पीछे डायरेक्शन में हो गया। ओके, और कुछ इस तरीके से हमारी कार या कोई इस तरह से बॉल झुकी हुई रहेगी तो ये एंगल हमें थीटा बताना है कि ये एंगल थीटा कितना होगा। अब तो बता दीजिए यार, बोलो। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले तो ये नेट एक्सेलेरेशन जी डैश बन जाता है और जी डैश का मान √a² प्लस जी स्क्वायर होगा। अब इसमें कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। ऊर्ध्वाधर के साथ कोण थीटा है, देख लो। अब इसमें कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर tan थीटा पूछे तो लंब बटे आधार कर दो, यानी a बटे जी कर दो। अगर sin थीटा पूछे तो लंब बटे कर्ण कर दो, यानी a डिवाइड बाई √a² प्लस जी स्क्वायर कर दो। अगर cos थीटा पूछे तो आधार बटे कर्ण कर दो, ये थीटा है, आधार बटे कर्ण कर दो तो g डिवाइड बाई √a² प्लस जी स्क्वायर कर दो। मतलब ढेरों तरह के सवाल इस पे पूछे जाते हैं, एक दो नहीं ढेरों। समझे कि नहीं समझे? तो आप बताओ इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर एकदम सही है। एक बार थोड़ा आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यस करके बता दो कि सर ये वाला सवाल मेरा सही था या नहीं। थोड़ी बढ़िया सवाल था ये, नहीं सही। चलो हाँ, ये वाला सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है। अभी तक क्या है कि लोग ना इस सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार इस तरह के सवालों को गलती कर दे रहे हैं, और है बड़ा आसान सवाल। पता लोग इस सवाल को कैसे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूं। लोग इस सवाल को ऐसे लगाते हैं कि द्रव्यमान तुम्हारा दिया है 2 किलोग्राम और वो ये कहते हैं कि प्रारंभिक वेग इसका 3 मीटर पर सेकेंड है, और कह देते हैं कि जो फोर्स लगा हुआ है वो 4 न्यूटन का फोर्स लगा है, और 4 सेकेंड बाद दूरी पूछ रहा है, यानी समय 4 सेकेंड बाद आपको दूरी पूछ रहा है। ओके, तो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालेंगे। एक्सेलेरेशन 4 न्यूटन का बल, 2 किलोग्राम का द्रव्यमान, एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूरी निकालने के लिए गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये समीकरण लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रुकिए, ठहर जाइए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। और जैसे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो u का मान कितना है 3, समय की वैल्यू 4, एक्सेलेरेशन तुम्हारा कितना है सर? एक्सेलेरेशन तुम्हारा 2 है, और समय की वैल्यू कितनी है सर? समय की वैल्यू 4 का स्क्वायर। और जैसे ही पूरा डेटा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए जरा डेटा कितना आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 4 3 12, 16 और 12 बताइए कितना हो जाएगा? 16 और 12 हमारा 28 मीटर हो जाएगा। हालांकि 28 मीटर ऑप्शन में नहीं है, अगर 28 मीटर ऑप्शन में होता तो आप सब लोग मेरे हिसाब से 28 मीटर लगा देते। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? आप बताओ, इसमें कहीं मिस्टेक हुई है? अरे बोलो भाई, मेरे भाई इसमें मिस्टेक हुई है, गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर एक लाइन दी हुई थी कि जो फोर्स लगा है वो रेखा के लंबवत दिशा में लगा है, OE के लंबवत दिशा में लगा है। देख लो, लंबवत दिशा में लगा है। फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में लगा है? लंबवत दिशा में लगा है, लंबवत। यही रीजन है, आप लोगों को जो भी फोर्स लगाना है वो लंबवत दिशा में लगाना है। अब देखो, प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 मीटर पर सेकेंड से तो वो चलता रहेगा, और चूंकि फोर्स हमारा किस दिशा में लगा है सर? फोर्स तुम्हारा लंबवत दिशा में लगा है। कितने लगा है सर? 4 न्यूटन का फोर्स लगा है, वो भी लंबवत दिशा में, है ना। तो इसमें 2 तरह की दूरियां बनेगी, इसमें 2 तरह की दूरियां बनेगी। एक हमारी हॉरिजॉन्टल बनेगी और दूसरी बताइए हमारी कौन सी बनेगी? वर्टिकल। फिर नेट निकालने के लिए आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अब समझो, मोशन कितने समय के लिए हो रहा है सर? मोशन हो रहा है 4 सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड में 3 मीटर, तो 4 सेकेंड में 12 मीटर, 12 मीटर यानी दूरी हो रही। सेम तरह से आप वर्टिकल डायरेक्शन की दूरी निकालोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन की दूरी निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ at स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यू नहीं, यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं थी उसके पास, हॉरिजॉन्टल दिशा में वेलोसिटी थी। एक्सेलेरेशन वही आएगा, 2 आएगा,
एक्सेलरेशन 2 आएगा, लेकिन समय की वैल्यू कितनी है, कह देना समय की वैल्यू हमारी 4 है, 4 टा स्क्वायर, 4 टा स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा, यहां पर 16 और 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा 16 मीटर। लेकिन हमें बिंदु ओ से दूरी बतानी है, बिंदु ओ से, तो 16 और 12 को हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, 16 और 12 को हमें स्क्वायर काटे जोड़ना होगा, तब कहीं उत्तर आएगा, और वो भी अंडर रूट लेना होगा। तो बच्चों आपको पता है कि ये 12 है, ये 16 है, जरा आप दोनों का स्क्वायर काटे जोड़ दीजिए, और जैसे आप स्क्वायर काटे जोड़ेंगे तो ये जो दूरी बनेगी वो 20 मीटर की दूरी बनेगी। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ट्रिपलेट जरूर याद होगा, अगर नहीं याद है तो इसका मतलब आप गड़बड़, नहीं याद है वैसे बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई। ये 4 से कैंसिल कर दो, तो जैसे ही 4 से कैंसिल करेंगे ये 3, 4 से कैंसिल करेंगे ये 4, 3 और 4 का ट्रिपलेट 5, 4 से कैंसिल किया था तो 4 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए 20, ठीक है। तो ये वर्ड जरूर याद रखिए, लगाया गया बल कहां लगा है, गति की दिशा में लगा है कि गति के लंबवत लगा है, दोनों डायरेक्शन में ध्यान रखना, खेल अलग अलग होगा। गति की दिशा में लगा है इसका मतलब आप 8 मूंद के पूरा सवाल सॉल्व कर दो, लेकिन अगर वो गति के लंबवत लगा है तो ठहर जाइएगा, सवाल गलत हो सकता है तुम्हारा। नेक्स्ट आइए, ये तो आसान है यार। सवाल में रैखिक संवेग दिया है, रैखिक संवेग दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर ये हमारा रैखिक संवेग है। तो बताइए टाल करने वाला कुल बल क्या होगा, बल के बारे में पूछ रहा है बच्चों। बल कैसे निकलता है सर, बल निकलता है जब आप लोग dp अपॉन dt निकालते हो, संवेग परिवर्तन की दर निकालते हो। जरा आउटलाइन का दीजिए, और देखो फिजिक्स का रूल आउटलाइन तुम्हें सबको रटा होना चाहिए, आउटलाइन कैसे कराते हैं। चलो तो आउटलाइन का दीजिए, तो मेरे भाई ए का आउटलाइन 0 कांस्टेंट है, बी उसी तरह से, और टी स्क्वायर का आउटलाइन 2t, तो फाइनली जो भी फोर्स आ गया वो तुम्हारा 2bt आ गया। ये देखिए फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, 2bt आ गई। अरे अब आंसर बता दो यार, हैं? तो जो भी फोर्स है वो किसके समानुपाती है सर, फोर्स हमारा टी के समानुपाती हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही। क्या बात है यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा, थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर भी कर दो, अभी भी हम लोग 400 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किए, फटाफट पहले एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल लाए हैं, एक बार जल्दी से सब लोग पहले सेशन को शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तैरना किसकी वजह से संभव होता है, मतलब न्यूटन का कौन सा नियम है जो तैरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारा बचपन है, ओके, और आप तैर रहे हो, तो तैरते समय हम लोग क्या करते हैं कि पानी को पीछे फेंकते हैं, और जब ये पानी पीछे जाता है तो बताइए आपका शरीर कहां जाता है, आगे, ऐसे होता है ना, यही तो है तैरना। तो जब भी कभी कोई भी चीज ऐसी हो जहां पर आप पीछे की ओर कोई चीज फेंक रहे हैं और मोशन आगे की ओर हो रहा है, जैसे कि रॉकेट, रॉकेट में मेरे भाई धुआं कहां जाता है, तो कह देना रॉकेट में धुआं पीछे जाता है, और रॉकेट कहां जाता है, ऊपर की ओर जाता है, यही तो है। तो जहां कहीं भी ऐसा कुछ होता है, जहां कहीं एक चीज पीछे जाती है तो दूसरा आगे, तो ध्यान रखिएगा वो हमारे गति का तीसरा नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, सी वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है 25वां, क्या लिखा है, किसी वेग में परिवर्तन की दर नियत है, वाह भाई वाह, वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो बताइए औसत वेग कितना हो रहा। बहुत प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो बताएगा तो औसत वेग क्या है। अरे यार ये सवाल तो तुम मैथ वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो यार, हैं? वेग में परिवर्तन की दर नियत है, मतलब पहले अगर वेग 2 था, बाद में 6 हो गया, तो बाद में 10 हो गया, 14 हो गया, है ना, कितना कितना बढ़ रहा है, 4 4 ही तो बढ़ रहा है, और बताओ कितना हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया। बच्चों वेलोसिटी देखिए, 2 6 10 14 18 22, समझो बात को, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर नियत है, प्रति सेकेंड वेलोसिटी जो बदल रही है वो एक जैसी बदल रही है। अब मैं तुमसे मैथ वाले टीचर की तरह पूछूं कि ये हमारे मान लिखे हैं, बताइए इनका औसत क्या है, तो कहना इन सभी में बराबर गैप है। हाँ, जब भी कभी बराबर गैप होता है तो एवरेज सीधा सीधा कैसे निकलता है, प्रारंभिक वेलोसिटी
प्लस अंतिम वेलोसिटी बटे 2। यही तो हमारे बताइए क्या होता है सर, यही हमारा एवरेज है। ठीक है, तो आंसर बताओ किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम वेलोसिटी के योग का आधा। चलो नेक्स्ट आइए, है ना। हाँ, समांतर सीरीज बनेगी, एपी सीरीज बनेगी, ये सब आप अपने उसमें देखिए। मेरा तो काम था कि आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझा देना पूरा सवाल। 26 बताइए। बिल्कुल एपी सीरीज है। 80 किलोग्राम का एक आदमी लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट ऊपर की दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जा रही है, तो बताइए आदमी का स्पष्ट वजन क्या होना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, R बराबर mg ब्रैकेट में 1 प्लस a अपॉन जी। ये फॉर्मूला ऊपर ले जाते समय होता है, लेकिन अगर तुमने बीच में यहां माइनस लगा दिया तो ये फॉर्मूला नीचे वाला हो जाता है। कुछ याद आ रहा है आपको? चलो, तो ऊपर ले जाने वाले फॉर्मूले जल्दी से अप्लाई कीजिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या है। गलती नहीं होना चाहिए। प्रिंस राजपूत 1280 आ गया, क्या बात है। इतना धुआंधार आंसर तो यूट्यूब पे मास्टर भी नहीं लगाते होंगे यार। 80 किलोग्राम और जी की वैल्यू 10, और बच्चों 1 प्लस ए की वैल्यू 6 और जी की वैल्यू 10, मतलब मुझे कुल मिला के 800 के साथ 1.6 का मल्टीप्लाई करना है, बस यही तो है। अब आप बताओ 16 ठे क्या होता है? सर 16 ठे 128 होता है, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर 1280 न्यूटन के साथ जाएगा। 1280 न्यूटन के साथ जाएगा, चेक कीजिए, है ना। नेक्स्ट है, चलो 27 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्राई कीजिए और जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। पहले सवाल समझ लेना। एक आदमी स्प्रिंग वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। स्प्रिंग वाले प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के बताइए नीचे क्या लगी हुई है, इस प्लेटफॉर्म के नीचे इस तरह से स्प्रिंग लगी हुई है। एक आदमी यहां पर इस तरह से खड़ा है ऐसे। फिर आगे लिखा है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 60 किलोग्राम वेट है। अगर कोई आदमी प्लेटफॉर्म से बाहर कूदता है तो बताइए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों इस आदमी को बाहर कूदना है, जैसे कि मान लीजिए आप खड़े हो, ऐसे खड़े हो, नीचे से आपके दोस्त ने आवाज लगाई, ओ रामू नीचे आ, और आप वहीं से कूद रहे, तो कूदते समय आप उसकी रिएक्शन का सहारा लोगे, मतलब थोड़ा ऐसे दबोगे फिर उसके बाद कूदोगे ना। अब मेरी बात समझो, तो कूदते समय पहले आप इसको दबाओगे फिर उसके बाद कूदोगे। यही रीजन है कि सबसे पहले इसका जो रीडिंग है वो हमारा बढ़ेगा और बाद में बताइए रीडिंग क्या होगा, घटेगा। मतलब पहली बार अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन में आंसर गलत हो जाता, लेकिन पहले रीडिंग हमारी बढ़ेगी बाद में रीडिंग हमारी घटेगी। नेक्स्ट आइए 28, उत्तर दीजिए, बताइए 28 नंबर पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में किस स्थिति में मोशन को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं है, ए फोर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कीप द, इनमें से क्या है जिसमें बल की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता नहीं है। सवाल बहुत ध्यान समझो। चलो मैं एक बार आपका कमेंट रिप्लाई करता हूं, 28 का आंसर देना है, इनमें से वो कौन सी स्थिति है जिसमें तुम्हें बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला लिखा है वृत्त में घूमने के लिए, दूसरा है कण को सीधी रेखा में घूमते रहने के लिए यानी चलते रहने के लिए, कण का संवेग स्थिर और कण का त्वरण स्थिर। आप बताओ इनमें से किस कंडीशन में बल की आवश्यकता नहीं है। देखो आप खुद ही देखो, कोई लोग कह रहा है बी, कोई लोग कह रहा है डी है, लेकिन जो सही है उसे कोई नहीं बता रहा। क्या बात है। चलो डी वालों को पहले गलत कर देते, कण का त्वरण स्थिर है। मेरे भाई ये बताओ अगर त्वरण स्थिर होता है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो आप बताओ बल भी हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि एफ बराबर एम ए। मैंने कह दिया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया ना, तो बल भी आएगा। लेकिन अगर यहां लिखा होता कण का वेलोसिटी 0 है, वेट 0 है, वेट, तब यह आंसर सही होता, क्योंकि वेट 0 होता तो त्वरण 0 होता, त्वरण 0 होता तो बल 0, तो डी कैसे सही हो जाएगा, डी गलत है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बल की जरूरत है, संवेग कांस्टेंट है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा संवेग कांस्टेंट है तो आप बताओ संवेग का परिवर्तन क्या हो जाएगा? जीरो। कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका परिवर्तन जीरो, और संवेग का परिवर्तन जीरो है तो याद करो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। परिवर्तन जीरो है तो आप मुझे बताइए फोर्स भी जीरो होगा। तो सी वाला आंसर हमारा एक ऐसा आंसर है जिसमें किसी भी तरह के कोई भी बल की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में बल की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब में हो रही, बाकी सब में हो रही। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट कर लो। चलो 29 नंबर। मेरे भाई ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कई सारे लोग गलती करते हैं। चलो मुझे एक बार देखना है कि आप सब लोग गलती कर रहे हैं या फिर नहीं। राकेश सर एक और डाउट है। राकेश डाउट बाद में पूछना क्योंकि कमेंट इतना तेज ऊपर बढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता ना। ये सब डाउट बाद के डाउट होते, लास्ट के डाउट नहीं होते। लास्ट में पूछिए, एकदम लास्ट में। ब्रेक लगने के बाद स्ट्रेट न होने देने के लिए कार अपनी कार 5 मीटर की दूरी के अंदर रोकने में सक्षम है यदि उसकी कार 16 किलोमीटर पर आवर है। यदि कार 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है तो बताइए उसी ब्रेक का उपयोग करके कितने दूरी के अंदर रोका जा सकता है। देखो जब कार की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ब्रेक लगाने के बाद वो 5 मीटर दूर जाके रुकता है। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी 16 किलोमीटर से चल रही है तो ब्रेक लगाने के बाद 5 मीटर दूर रुका। लेकिन अगर उसी कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही तो बताइए ब्रेक लगाने के बाद वो कितने मीटर दूर जाके रुकेगा? समझे? चलो अब जैसे बहुत सारे लोग इसका आंसर 15 दे रहे हैं, 16 थी 48, 5 थी 15। भाई साहब आपका जो इतिहास है ना वो बहुत गलत रहा है, आपका भविष्य बहुत गलत हाथों में। जहां भी आपने पढ़ाई की है ना कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। बच्चों आपको मैं बता दूं, जब अंदर रोकने वाला सवाल होता है तो रोकने का मतलब होता है अंतिम वेलोसिटी जीरो, और अंतिम वेलोसिटी जीरो का मतलब होता है v² प्लस 2as। हालांकि रोकना है इसलिए -2as लगा दो। बच्चों अंतिम वेलोसिटी तुम्हारी जीरो है तो आप ये बताओ अगर अंतिम वेलोसिटी तो जीरो कर दोगे तो s समानुपाती u² आ गया। देख लो, यानी चली गई जो दूरी है वो u² के समानुपाती है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है सर? वेलोसिटी 16 से 48 यानी वेलोसिटी 3 गुना है। अरे वेलोसिटी 3 गुना है तो यहां जो दूरी आएगी वो u² यानी 3 का स्क्वायर आएगी। कितना आएगी? 3 का स्क्वायर आएगी, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 पना 45 यानी जो भी गाड़ी होगी वो 45 मीटर दूर जाके रुकेगी। इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट याद लो। चलो 30, हाँ एकदम सही। चलो आगे बढ़े। बच्चों ये वाले सवाल को भी पूछा गया है फिजिक्स में और बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा ध्यान से लगाइएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी इस सवाल में भी। 30 नंबर में ध्यान सुनो। 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का शीशा के मध्य 2 मीटर की दूरी पर बैठा है। अरे मान लीजिए शीशा झूला आपने देखा होगा। शीशा झूला में एक तरफ एक बच्चा बैठता है और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है और दोनों एक दूसरे को झूला झुलाते। 30 किलोग्राम का बच्चा शीशा के मध्य से 2 मीटर की दूरी पर बैठा है। एक बच्चा जो 30 किलोग्राम का है वो बताइए 20 से कितने मीटर की दूरी पर बैठा है? सर 20 से 2 मीटर की दूरी पर बैठा है, ऐसे बैठा ना। अरे तो 40 किलोग्राम के बच्चे को, 40 किलोग्राम के द्रव्यमान के लड़कों को कहां बैठाना चाहिए ताकि संतुलित हो जाए? यानी ये 40 किलोग्राम का बच्चा आपको बताना है कि 20 से कितनी दूरी पर बैठाला जाए ताकि झूला हमारा संतुलित हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या करते हैं इसमें? सर इसमें हमें मूवमेंट बराबर करना होता है। ये वाला मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट बराबर करने होते हैं, आघूर्ण बराबर करना होता है। और आघूर्ण का मतलब होता है बल गुणे दूरी। तो यहां बल हो जाएगा 40 गुणे x और यहां पर जो बल हो जाएगा वो 30 गुणे 2। बस मूवमेंट दोनों बराबर कर दीजिए और जैसे ही मूवमेंट बराबर कर देंगे आपका आंसर आपकी झोली में है ना। ओके बच्चों, बल में दोनों तरफ जी का मल्टीप्लाई और होगा, मल्टीप्लाई चाहिए चाहे ना चाहिए उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 80 से 80 कैंसिल, यहां से x बराबर आ जाएगा 1.5 मीटर। इसका मतलब यह है कि सेंटर से कितना दूरी पर होगा? सर सेंटर से 1.5 मीटर की दूरी पर आपको बैठाना होगा। 1.5। नेक्स्ट है यार,
31। ग्रेविटेशन का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूं, है ना। देखिए आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए तो इस सवाल को हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे इस सवाल का जवाब देना है। चलो बताओ, पढ़िए, खुद समझिए और फिर मुझे उत्तर बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट 31। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जीटी भिन्नता के बारे में सही दर्शाता है। बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब हम लोग पृथ्वी के सेंटर पे आते हैं ना तो सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सतह की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता रहता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर हमेशा ध्यान रखना गुरुत्वीय त्वरण त्रिज्या के समानुपाती में बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा त्रिज्या के समानुपाती में बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण के दो फॉर्मूले होते हैं, हाँ दोनों फॉर्मूले को याद कर लो। कौन कौन से दो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला होता है G बराबर GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर। ये फॉर्मूला पृथ्वी के बाहर के लिए लगता है और पृथ्वी के लिए अंदर के लिए लगता है 4/3 कैपिटल G रो RE, ठीक है। और आगे यहां पाई भी होता है, मतलब 4/3 के साथ पाई भी लगा देना। तो बच्चों अंदर के लिए G स्मॉल r के समानुपाती कैपिटल R के समानुपाती होता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलोगे ना तो बाहर निकलने के समय ध्यान रखना हमारा जो स्मॉल g है वो पैराबोलिक फॉर्म में इस तरह से घटता है, यानी यहां पर जो संबंध आता है वो G समानुपाती 1/r² आता है। कुछ याद आ रहा है? ओके, तो बताओ इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। सर इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर एकदम सही है। और एक चीज और याद रखना, ये जो हमारी सतह होती है ना, सतह पे देख लो जो भी गुरुत्वीय त्वरण मिलता है वो हमारा मैक्सिमम मिलता है। पृथ्वी की सतह पे मिलने वाला गुरुत्वीय त्वरण हमेशा सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगला 32 नंबर सवाल। क्या बात है, एक बार थोड़ा सेशन को लाइट भी कर दीजिए सब लोग, बैटरी चेंज कर दो फटाफट, एक बार सेशन को लाइट कर दो। सीजीएस यूनिट में स्मॉल जी का यूनिट बताना है और ये जो खाली जगह है इस खाली जगह को भरना है ना। वैसे तो आप लोगों को पता है कि स्मॉल जी मत लिखिए, एक्चुअली में यहां मिस्टेक है, यहां पर होना चाहिए था कैपिटल जी। क्या होना चाहिए था, कैपिटल जी। बच्चों कैपिटल जी का वैसे तो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और आगे ध्यान रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। बट ये मात्रक हमारा किसमें होता है सर, ये मात्रक हमारा एसआई में होता है, एसआई यूनिट में। ये बात क्लियर है ना? हाँ चीज कर दो। तो आप सब लोग अगर 10⁻11 बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं, ठीक है। चलो तो आप मुझे ये बताओ जरा, कैपिटल जी, अगर मैं कैपिटल जी का दूसरा मान देखूं तो कैपिटल जी का जो मान है वो हमें सीजीएस में बताना है, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर में बताना, प्रति ग्राम स्क्वायर में। अब या तो प्रूफ कर लीजिए या तो याद रखिए कि प्रति ग्राम स्क्वायर में जो ये मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 होता है। दोनों वैल्यू आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और ध्यान रखना ये मान किसमें होता है सर, ये मान हमारा सीजीएस में होता है। वो हटा दो, ठीक है। आइसो एक बार चेक कर लो, ठीक। तो आंसर बताओ किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला आंसर एकदम सही है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है। चलो बताओ 33 नंबर सवाल। इनमें से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक बताइए कि इनमें से कौन हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक बताइए, है ना बच्चों। ये सब ऊर्जा के मात्रक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अच्छा एक अर्ध में कितना जूल होता है बच्चों, एक अर्ध में ध्यान रखना 10⁻⁷ जूल होता है। और बच्चों अगर किलोवाट आवर की बात करते हैं तो किलोवाट आवर में 3.6 गुणे 10⁻³ है ना, 3.6
गुड़े या 3.6 गुड़े 10⁻³ या 3600 लिख दो, आप एक काम करो 3600 लिख दो, 3600 किलो जूल होता है। लेकिन अगर यही वाट घंटा है तो वाट घंटा में क्या होगा, तो वाट घंटा में 1000 और कम हो जाएगा, है ना। अगर वाट घंटा की बात करते हैं तो वाट घंटा में कितना होगा, तो 3.6 किलो जूल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए बच्चों। इसका आंसर बताओ किसके साथ जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट आवर 3600 किलो जूल होता है। देख लो, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट 34 नंबर। सर साइंस का बैच कितने में मिलेगा? अभी कल से दशहरा का ऑफर स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जो साइंस का लाइव बैच 599 का था उसे घटाकर 399 कर दिया गया है। सिर्फ 3 दिन उठ लिया। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा वीडियो के खत्म हो जाने के बाद। हमारे सारे बैचेस के दाम मतलब आप ये समझो 500 के नीचे ही आ रहे। अभी मैं लास्ट बता दूंगा सारे बैचेस के दाम। ठीक है, गतिज ऊर्जा में 69% की वृद्धि करने पर संवेग कितने प्रतिशत में परिवर्तन होगा? बच्चों यहां पर आप लोगों को एक फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए कि K बराबर बताइए क्या होता है, P² डिवाइड बाई 2m। बच्चों अगर मैं पूछूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √K, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? चेक कीजिए, पहले लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सवाल में था कि गतिज ऊर्जा में 69% की वृद्धि की गई, यानी जो गतिज ऊर्जा पहले 100 थी उसे बढ़ाकर 169 कर दिया गया है, 69% की वृद्धि है। लेकिन हमें तो बताना है संवेग के बारे में। तो बताओ जरा, अगर मैं संवेग के बारे में बताऊं कि संवेग के बारे में क्या होगा, तो 100 का √10 हो जाएगा, 169 का √13 हो जाएगा। तो आप बताओ, अंडर ले लिए ना मैंने दोनों का, तो बताइए मोमेंटम 10 से 13 हो गया, बढ़ा कितना 3, कितने में बढ़ा है 10 में, और गुणे बताइए कितना करना पड़ेगा 100, यानी मोमेंटम 30% हमारा बढ़ जाएगा। कितना परसेंट? 30%। ओके, 30%। अब वो भी बढ़ेगा क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, 30% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है ना, बढ़ेगा भैया, घटेगा नहीं, मिस्टेक मत कीजिए। चलो 35 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल इंक्रीज होगा। वेरी गुड संजय, दुनाली एक्सप्रेस है, क्या बात है। प्रिंस राजपूत, वेरी गुड। एक स्थिर बल द्वारा किए गए कण का विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा? बच्चों यहां पर आपसे जो ग्राफ पूछ रहा है ना, वो ग्राफ पूछ रहा है विस्थापन या एस मान लीजिए, और समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ पूछ रहा है, लेकिन स्थिर बल द्वारा पूछ रहा है कि भैया जब बल स्थिर है तो क्या होगा। लग पाएगा? हाँ सर लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, ऐसा नहीं जबरदस्ती ABCD बता रहे हो। यार देखो, अगर बल स्थिर है, बल हमारा कांस्टेंट है, तो बताइए एक्सेलेरेशन भी हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। बच्चों एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होने का मतलब टाइम की पावर 0 पर निर्भर कर रहा है। अब आप सोच समझ के बताइए, अगर एक्सेलेरेशन टाइम की पावर 0 पर निर्भर कर रहा है तो वेलोसिटी किस पर निर्भर करेगी और विस्थापन किस पर निर्भर करेगा? आपको ये बात सोच समझ के बतानी है। पहले आप वेलोसिटी बताइए किस पर निर्भर करेगी, फिर आप बताएंगे विस्थापन किस पर निर्भर करेगा। बहुत सोच समझ के बताइए। ओके, तो बच्चों आप ना एक्सेलेरेशन से जब वेलोसिटी पाते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने में पावर बढ़ती है, तो 0 की जो पावर होगी वो 8 पावर बना लेगा। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते विस्थापन बनेगा, तो वेलोसिटी में टाइम में 8 पावर है तो विस्थापन में 2 पावर हो जाएगी, है ना, विस्थापन में 2 पावर। अब अगर ये ग्राफ तुमसे विस्थापन और समय का पूछा जा रहा है, तो विस्थापन और समय का ग्राफ ये इस तरीके से पैराबोला आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं S समानुपाती T² आया है। अब मेरी बात बहुत नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट के साथ समझो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना पूछकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाता, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आया है, देख लीजिए ये समानुपाती T आया है, तो ये स्ट्रेट लाइन बताना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको विस्थापन समय ग्राफ बताना है सर। तो विस्थापन समय ग्राफ बताइए कैसा आया है सर, वो हमारा एक पैराबोला आया है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। वैसे बहुत सारे लोग ए आंसर दे रहे थे शुरुआत में। मेरे भाई ए आंसर आपको तब देना है जब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया होता वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? एक बार थोड़ा थम्स अप करके बता दो सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना? डाउट तो नहीं है ना? कई बार क्या होता है कि हम लोग हमेशा एक जैसे आंसर को रट लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी
ये रटा रटाया क्वेश्चन है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि चीजें साइंस रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। जरा सा भी आपको थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो ऐसा ना हो कि आप मुंह के बल गिर जाओ। जैसे कि वाला सवाल देखो, एक मोटरसाइकिल, एक कार, एक बस, सभी समान संवेग से गति कर रहे हैं, सेम मोमेंटम के साथ गति कर रहे हैं। यदि उन पर लगाया गया समान बल हो और वे क्रमशः एक्स वाई जेड की दूरी तय करते हैं, तो बताइए इन दूरियों के लिए कौन सा सही है। मतलब जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वो रुकने से पहले एक्स दूरी तय करती है, जो कार है वो रुकने से पहले वाई दूरी तय करती है, और मेरे भाई जो बस है आप बताओ वो रुकने से पहले जेड दूरी तय करती है। अगर समान बल लगाया जाता है तो बताइए एक्स वाई जेड में कौन सा सही है। ओके, अब बहुत सारे लोग देखो, मैंने जैसी ही लाइन बोली कि जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही आंसर सही है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देना ही बंद कर दिया है। वेरी गुड संजय, वेरी गुड सुमन यादव, वेरी गुड। और किसे वेरी गुड चाहिए जल्दी बताओ। संजय सुमन, संजय सुमन, संजय सुमन, संजय सुमन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है। संजय सुमन, आप लोगों ने कम से कम 3-4 बार सी आंसर दिया। माफ करना दोनों लोग, सी आंसर गलत है और मैंने इसका प्रॉपर यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट दिया भी है। अब समझो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा ना घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी बल गुणे विस्थापन किए गए कार्य के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो बल गुणे किए गए कार्य के बराबर होती है, F इंटू एक्स के बराबर होती है। बच्चों अगर इस सवाल में बोला गया होता समान गतिज ऊर्जा, सवाल में बोला गया होता समान गतिज ऊर्जा, तो समान गतिज ऊर्जा बोलते तो आंसर सी सही हो जाता। तब मोटरसाइकिल, कार, बस सभी के द्वारा चली गई दूरी बराबर होती। लेकिन सवाल में बोला समान संवेग, तो हमें ये गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले को संवेग के पदों में खोलना होगा, p²/2m खोलना होगा, क्योंकि सवाल में समान संवेग कह रहा है। तो आपको यहां संवेग हमारा कांस्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बताइए चली गई दूरी x वो द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही, देख लो हो रहा नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिसका द्रव्यमान कम वो दूरी ज्यादा। अच्छा इन तीनों में सबसे कम द्रव्यमान किसका है? सबसे कम द्रव्यमान मोटरसाइकिल का है। मोटरसाइकिल का द्रव्यमान सबसे कम होगा, इसलिए मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी सबसे ज्यादा, ठीक है। उससे ज्यादा द्रव्यमान कार, इसलिए कार द्वारा इससे कम, फिर बस। ये जो हमारा क्वेश्चन आया सर, ये हमारा उत्तर एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आंसर, ठीक है। आसुदुल्लाह, इंजीनियर असुदुल्लाह, आपके नाम के आगे इंजीनियर लगा है, असुदुल्लाह है। बताओ इंजीनियर होते हुए भी आप ये सवाल पहले पढ़ा दीजिए। आप लगता है नए नए जुड़े हैं मेरे भाई। ये वाले सवाल पे तो मैंने स्पेशली एक अलग से वीडियो बना के पढ़ा रखा है पूरे यूट्यूब पर, समझे ना। थोड़ा यूट्यूब पे और जुड़िए मेरे साथ, तब आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलो अरे नेक्स्ट ये लो 37 नंबर। और वैसे भी अभी मैं शाम वाली जो क्लास है ना 9:30 बजे वाले में, 9:30 बजे वाले में इसको मैं लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट है 37। 2 कार ट्रेनें दिए गए डेटा के अनुसार चल रही हैं। स्ट्रिंग एस, ये जो रस्सी एस है, एस द्वारा ए पर लगाया गया बल, यानी ये जो एस है वो ए पर कितना बल लगा रहा है, एस द्वारा ए पर लगाया गया बल, एस द्वारा ए पर लगाया गया बल आपसे पूछ रहा है। लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, बहुत आराम से लग जाएगा। कैसे लगेगा आप बताओ मेरे भाई। आप ये मुझे बताओ जरा, सबसे पहले ये दोनों जुड़े हुए हैं तो आप इसका नेट एक्सेलेरेशन निकालो मेरे दोस्त। नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा 20 न्यूटन का बल और द्रव्यमान हो जाएगा 3 + 8 यानी 4 किलोग्राम का द्रव्यमान। तो बताइए नेट एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा नेट एक्सेलेरेशन आ गया। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया। अब आप बताओ हमें ए पर लगाया गया बल पूछ रहा है, तो अरे ए पर लगाया गया बल एफ पूछ रहा है, क्योंकि पीछे कोई और बल नहीं है, इसलिए आगे की ओर बल एफ एम इंटू ए लगा दो ए के लिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान 3 किलोग्राम, एक्सेलेरेशन तुम्हारा 5 है, तो ए पर लगाया गया बल हमारा 15 न्यूटन होगा, ठीक है 15 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए अगला ये लीजिए।
38 नंबर। बच्चों 38 नंबर एक छोटा सा डायग्राम है और बोला जा रहा है कि बताइए कौन सा डायग्राम सही कक्षा में है। बच्चों आपको पता है कि जब भी कभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी कभी सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है, तो सूर्य उसकी नाभि में स्थित होता है, फोकस में स्थित होता है। अब जैसे देखो कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो क्या स्थिति पॉसिबल है? क्या सूर्य केंद्र पर होता है? नहीं सर, केपलर के नियम के अनुसार सूर्य केंद्र पर नहीं होता, सूर्य नाभि में होता है, न्यूक्लियस में होता है, फोकस में होता है। ये दोनों क्या इधर उधर होते हैं? नहीं सर, गलत है। ये वाली स्थिति भी सही नहीं है मेरे भाई, ये वाली स्थिति एकदम सही है। आप देखो दो नाभि, एक नाभि यहां बनेगी, एक फोकस यहां बनेगा। ऑप्शन नंबर डी वाली स्थिति एकदम सही है। तो जब भी कभी कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सूर्य उन दोनों न्यूक्लियस में से, नाभि में से किसी एक जगह पे होता है ना। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। तो बोला जा रहा था कि कौन सी स्थिति एकदम सही है। हाँ, ये वाले सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहो। इस वाले सवाल में 10 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं और जिस सवाल में 10 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं वो सवाल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप। सवाल देखो क्या, एक गेंद t बराबर 0 पर 35 मीटर पर सेकेंड की चाल से लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई। मतलब किसी बॉल को आपने 35 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका है, ऐसे ऊपर की ओर फेंका है, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर फेंकने के बाद 60 मीटर पर सेकेंड की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई को पार करता है। तो जब आप इसको फेंकोगे ना तो बॉल इस तरीके से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इस तरह से हमारा कहां आएगा? नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। तो कोई ना कोई समय ऐसा जरूर होगा जब ये बताइए कितने मीटर की ऊंचाई पर होगा? जब ये 60 मीटर की ऊंचाई पर होगा। और लेके देखो 60 मीटर की ऊंचाई पर 2 बार होगा, एक बार यहां पर ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय। ध्यान से समझो, एक बार ऊपर जाते समय होगा और एक बार नीचे आते समय होगा। तो बोला है आप वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर फेंकने के पहली बार में वो 60 मीटर की ऊंचाई पर होगा, पहली बार में। हाँ भैया, पहली बार में। मतलब ये वाला समय हमें t1 बोल दिया जाए और ये वाला समय t2 बोल दिया जाए तो हमें पहली बार का समय यानी t1 बताना और t1 की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। दलजीत सिंह आप बहुत लेट जा रहे भाई हैं, मतलब ये तो वही बात हो रही यार, जब द्वारे आई बारात और दूल्हे दुल्हन हजास, ये तो वही बात हो रही। एग्जाम तुम्हारा सर पे आ गया और आप सिलेबस अब समझ रहे हैं, कितनी गलत बात है। चलो, तो आप इसके लिए क्या करेंगे सर? इसके लिए गति का दूसरा समीकरण लगा दीजिए। गति का जैसे ही दूसरा समीकरण लगाएंगे सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। बच्चों हमें ऊंचाई लेनी है 60 मीटर होती है, विस्थापन होता है 60, प्रारंभिक वेलोसिटी 35, समय आपको निकालना है। जब बॉल ऊपर की ओर जाती है तो याद रखना उस समय एक्सेलरेशन g नेगेटिव होता है, तो g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहां समय के तुम्हें 2 मान मिलेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनेगा और समय के दोनों मान में से एक मान आपको बताना है। तो बच्चों 2 से ये हमारा 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। और 5 से बताइए कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 5 से ये हमारा 12 पंचे 60, 5 सते 35। चलो, अगर मैं थोड़ा और सही करूं तो टी स्क्वायर माइनस का 7t और प्लस 12 शुड बी इक्वल टू 0। चेक कीजिए, बताइए। अब आप इसको गति का समीकरण को वो कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे आप इसको देखेंगे तो 4t 12, 4t माइनस का 3t प्लस 12 शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से अगर देखिए तो समय के 2 मान निकलेंगे, एक 3 सेकेंड निकलेगा और दूसरा हमारा 4 सेकेंड निकलेगा। लेकिन बताना क्या आंसर है? तो बच्चों पहले वाला समय बताना है, तो पहले वाला समय कम वाला समय है, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? 3 सेकेंड के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। मैं बता रहा हूं साइंस के लाइव बैच में डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूं, बस 1 मिनट रुक जाइए ना, है ना भाई। ये समय 3 सेकेंड होगा पहले वाला समय, और ये बाद वाला समय बताइए कौन सा होगा? ये 4 सेकेंड, क्योंकि पहली बार बोला है तो 3 सेकेंड सवाल का सही उत्तर है। चलो, आज के हम लोग 40वें नंबर सवाल, ये सवाल मिले और नहीं मिले वाले सवाल से हैं, मिलोगे जब मॉक टेस्ट में मिलेगा, मिलोगे। ये सवाल ग्रुप डी परीक्षा 2022 का सवाल है, मतलब सॉरी 22 नहीं 2018 का सवाल है, ग्रुप डी 2018 में हुआ सवाल है। ये गहराई में पूछा जाने वाला सवाल है। बच्चों बोला है वह गहराई का मान बताइए जहां पर वृत्तीय त्वरण का मान पृष्ठ के मान का 1/n हो जाता है। चलो, तो बताइए जरा
जी डैश गहराई के लिए फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी और ब्रैकेट में होता है 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर। ये फॉर्मूला हमारे गहराई के लिए इस्तेमाल होता है, गहराई में जाने पे द्वितीय त्वरण कैसे बदलता है उसके लिए। लेकिन सवाल ये बोला जा रहा है कि जी डैश क्या है, पृष्ठ का 1/n, तो हमें जी डैश की जगह जी बाई एन करना है बस। और जैसे ही आप यहां पर जी बाई एन करोगे तो इस पूरे डेटा को सॉल्व करके आपको गहराई बतानी है, गहराई कितनी होनी चाहिए। बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। है क्या बात करते हो सर। ये हमारा 1/n हो गया 1 माइनस डी बाई आर। बच्चों अगर यहां से मैं डी बाई आर पूछूं कितना हो जाएगा तो 1 माइनस 1/n। ओके, जरा आप इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू बताइए। सर डी की वैल्यू आर होगा ब्रैकेट में n माइनस 1 डिवाइड बाई n। ये हमारे कह सकते हो डी का आंसर आ जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन वाला उत्तर होगा, बी वाला आंसर है। तो आज का हमारा 40 क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए। बच्चों कल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी क्लास भी यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी आपको, मैग्नेटिज्म। कल मैं आपको 40 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के सॉल्व कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। फाइनली आप लोग को पता है नवरात्रि बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और दशहरा का स्टार्ट हो गया, तो हम लोगों ने दशहरा का ऑफर स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जितने बच्चे अभी नए हैं और जो ये चाहते हैं कि मुझे साइंस पढ़ना है, और मैं आपको बता दूं साइंस बार बार पढ़ने वाला सब्जेक्ट ही नहीं होता। एक बात हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब किसी परिवार में कोई बच्चा नौकरी पाता है ना, सरकारी नौकरी पाता है, तो वो अपने परिवार के 10 लोगों की जिंदगी सुधारता है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें उन 10 लोगों की जिंदगी सुधारनी है या फिर बिगाड़नी है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो गरीबी होती है ना बहुत कुत्ती चीज होती है। आपका जिंदगी से पहले तो पीछा कभी छोड़ती नहीं, जिंदगी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हो सकता है कि शमशान घाट के बाद भी आपका जो क्रियाक्रम है उसके लिए भी लोगों को पैसा खर्च ना करना पड़े, ऐसा सोच हो जाती है। इसलिए समय मिला है अपने आप को पढ़कर एक अच्छा आदमी बनकर अपने पीछे जो तुम्हारे भाई बहन है, जो तुम्हारा परिवार है, जो सोच रहा है कि मेरा लड़का जो है पढ़ लिख कर जो है सरकारी नौकरी पाएगा, उनके लिए पढ़ लो। बच्चों अभी हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन पे जो बैचेस है उनके डिस्काउंट में, सारे के सारे बैचेस में डिस्काउंट कर दिया गया। एएलपी का बैच 499, आप कहोगे एएलपी तो आ गया, अरे मेरे भाई इसमें CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों हैं। बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस के साथ आपके वो है ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बैच, पूरी क्लास 399। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसमें सारे सब्जेक्ट है वो भी, साइंस स्पेशल बैच जो अभी तक कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया गया, लेकिन अभी बहुत दिनों बाद साल का ये अंतिम डिस्काउंट है। ये 399 में पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, ये सारे के सारे बैच आपको कहां मिलेंगे, तो ये सारे बैच के दाम जो मिलेंगे वो आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन में मिलेंगे। यूट्यूब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर और एक छोटा सा कूपन कोड लगाइए YOGI10। जैसे ही आप YOGI10 कूपन कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट के साथ आप हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। ज्यादा इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर लिखे हैं आप इन नंबर पे ही फोन कर सकते हैं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आप लोग एकदम कायदे के साथ पढ़ो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं अंदर कैसे पढ़ाते होंगे, हैं अंदर आप कभी देख लो ना कैसे पढ़ाते हैं, वो सब मैंने दिखाया हुआ है। बच्चों आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये हमारे मैग्नेटिज्म की पीडीएफ है, ये हमारे मैग्नेटिज्म की पीडीएफ है। आप देखो किस तरीके से हमने पूरा ना पूरा मैग्नेटिज्म, यानी इतना कठिन चैप्टर भी एकदम आराम से, ये देखो कुछ इस तरह से आपको क्लास चलती है जिसमें एक एग्जाम्पल के बाद एक क्वेश्चन, फिर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं। इंडक्शन के बारे में, फैराडेज के नियम क्या होते हैं, फैराडेज के नियम पे कैसे कैसे, ये याद है इस पे सवाल बना था अभी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ, ये सारे के साथ मतलब बाइलैंग्वेज कंटेंट के साथ जो है पूरी क्लास चलती है। आप साइंस वाले बैच को ले सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है, जितने भी बच्चे नए हैं वो सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ये जो एप्लीकेशन है, और ज्यादा इंक्वायरी के लिए नंबर पे फोन कर सकते हैं। बाकी अनुराग सर संडे को ये क्लास लेके आ रहे हैं 3D ज्योमेट्री की, लगभग 4-5 घंटे की क्लास होगी, एक बार पढ़ के देखिए। उसके बाद आपको किसी मदन किसी डडन से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो आपका 3D ज्योमेट्री है, ठीक है। चलो बाकी आप लोग किताबें ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक साइंस मैं इस बात में स्टाम्प पेपर में लिख सकता हूं। एएलपी के लिए जो बेसिक साइंस की ये बुक है ना, ये आपको पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन फंसा देगी।
बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री इनकी किताबें भी ले सकते हैं। थोड़ा आपको ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि सर अकेले फिजिक्स 249 बहुत महंगी है, अकेले केमिस्ट्री 249। अरे मेरे भाई, जब ये अकेले फिजिक्स लोगे ना तो इस फिजिक्स के साथ आपको 70 घंटे की फिजिक्स की क्लास फ्री मिलेगी। केमिस्ट्री के साथ 70 घंटे की केमिस्ट्री क्लास फ्री मिलेगी। बेसिक साइंस के साथ 117 घंटे की बेसिक साइंस की क्लास फ्री मिलेगी। ठीक है, कूपन कोड मैंने बताया तो यार, YO कैपिटल में लिखिएगा, GI10 YOD10, ये हमारा कूपन कोड है। और हाँ, ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे के बाद एक्टिवेट होगा, अभी एक्टिवेट नहीं है, आज रात 12 बजे के बाद एक्टिवेट होगा। और ये डिस्काउंट आपका 3 दिनों के लिए चलने वाला है, ध्यान रखना, 3 दिनों के लिए। चलो अब मैं आपके कमेंट ले लेता हूं जल्दी से। सर ग्रेड 1 और ALP साइंस बेसिक साइंस की बुक पर डिस्काउंट कराइए। यार किताब पे इसलिए डिस्काउंट थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इन सब पे जो डिलीवरी चार्ज होते हैं वो ऑलरेडी बहुत महंगे। मतलब ये जो 249 रुपए लिखा है या 350 रुपए लिखा है, ये किताब में 249 रुपए ही कंपनी को आता है, और 100 रुपए का 120, 100 से 120 इसका पूरा डिलीवरी चार्ज ही है, क्योंकि आधा किलोग्राम से ज्यादा बुक है। मतलब ये फीस ना डिलीवरी चार्ज सहित लिखी है आपकी, इसमें आपको अलग से डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। आप मेरी बात समझो, इसलिए उसमें मतलब होता ही नहीं कुछ यार, आप इसे समझिए। सर एक और डाउट है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए जोन से अप्लाई होगा, एक जोन से अप्लाई होगा या अलग अलग जोन से अप्लाई कर सकता हूं? ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए ये मेरे भाई एक ही जोन आपको चुनना होगा, अलग अलग नहीं। सर अब कोई साइंस पढ़ पाएगा, एग्जाम नजदीक है। विकास वैभव, जिसको साइंस में दिक्कत है और जिसको लगता है कि मुझे साइंस हर हाल में पढ़नी है वो पढ़ लेगा। और आप केवल ग्रेड 3 की बात क्यों करते हो? अरे यार अभी ALP जो है 45 दिन बाद है, दूसरा ALP जनवरी फरवरी में दोबारा आने वाला है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 60 दिन बाद है, और दूसरा टेक्नीशियन वो हमारा मार्च में दोबारा आने वाला है। तो क्या आप पिछले बच्चे मुझे फोन करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं भैया, कहते साइंस सर समझ में नहीं आ रही। मैं पूछता हूं कितनी बार साइंस पढ़े, कहते 4-5 बार पढ़ चुका, साइंस समझ में नहीं आ रही। नोट्स ही नहीं बनाते यार, कैसे समझ में आ जाएगी? एक बार ढंग से पढ़ के देखिए ना, और फिर उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता मुझे बताइए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि दोबारा आपको साइंस पढ़नी नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन साइंस की मैं प्रॉपर मैं PDF तो देता हूं साइंस की जो मैंने दिखाया, लेकिन नोट्स तुम्हें खुद बनानी है। बिना नोट्स बनाए हुए साइंस कभी पढ़ी नहीं जा सकती, कभी नहीं। आप मेरी क्लास में देखो, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर आप कठिन सवाल सॉल्व कराते हैं, मैं एग्जाम के सवाल सॉल्व कराता हूं, और लोग करते हैं, लोग करते हैं। यकीन ना हो तो मॉक टेस्ट उठा के दीजिए, जाके मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट देने के बाद खुद देखिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपकी रैंक कितनी आ रही है। बच्चों जब आपकी रैंक 50,000 स्टूडेंट में 10,000 आने लगे, इसका मतलब 10,000 स्टूडेंट आपसे आगे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि आप पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सोचना होगा। चलो MD मारूफ सर जी जेई का कुछ डिस्काउंट चाहिए। अरे यार जेई का जो सिलेबस है ना वो बहुत लंबा है यार, उसमें डिस्काउंट बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें 4-5 टीचर है, और सारे टीचर जो है ना MTech वाले फैकल्टी होती हैं। अब आप ये मानिए ना कि वो क्या मैं बताऊँ, वो टीचर थोड़े महंगे होते हैं, और जेई का सिलेबस बहुत लंबा है यार। मतलब सिविल इंजीनियरिंग केवल 8,000 घंटे का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 700-800 घंटे का है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है हर चीज, ठीक है। लाला खान टेस्ट सीरीज के लिए एक ही टेस्ट सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल है मेरे हिसाब से, आप वहीं से ज्वाइन कीजिए। मैं नाम नहीं बोल सकता, वो आप समझ रहे होंगे, सबसे फेमस है, आप वहीं से ज्वाइन कीजिए, है ना। मतलब अभी जब भी कभी मुझसे कोई पूछता है मैं वही बताता हूं, सबके लिए वही इंपॉर्टेंट है, और कहीं करने की जरूरत नहीं, केवल सबसे बढ़िया क्वालिटी वाइज वही दे रहा है, आप वहीं से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलो फिर आप सब लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग नए हैं एक तो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, और दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर आप लोग देखिए हम लोगों ने कहां तक बता दिया सर, हम लोगों ने मोशन तक खत्म हो गया। कल का हमारा 40 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन रहेगा वो मैग्नेटिज्म का रहेगा। और एक बात और सुन लो, मैग्नेटिज्म पढ़ के आना, अगर पढ़ के नहीं आओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। तो टेलीग्राम चैनल में आज मैं मैग्नेटिज्म की 2-3 वीडियो की लिंक भेज दूंगा थ्योरी की,
ठीक है, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि मैग्नेटिज्म भर भर के पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 9:30 बजे थ्योरी क्लास, बच्चा 9:30 बजे वाली क्लास चलती है, लेकिन वो क्लास ना टॉपिक वाइज है। थ्योरी के लिए या तो यूट्यूब की मेरी प्लेलिस्ट देख लो, मैंने बता रखा है कौन सी प्लेलिस्ट है, जाते देखिए, या फिर बैच ज्वाइन कर लीजिए। और आप ये बताओ 399 रुपए का बैच है, यूट्यूब से पढ़ने जाओगे ना मेरे भाई, पढ़ने जाओगे मैग्नेटिज्म और मिल जाएगी आपको कोई और, तो मैग्नेटिज्म तो साइड हो जाएगा, 2-3 घंटे तुम्हारा कुछ और चलता रहेगा। एक सीक्वेंस में पढ़ने के लिए ना आपको किसी ना किसी कोर्स की, किसी ना किसी कह सकते हो प्लेलिस्ट की जरूरत होती है, इसलिए आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बैच ले